तापसी नाम उसका था। जैसे सुंदर सुशील थी और वैसे ही उसके भाव और विचार। उसको देखकर अनुमान लगाना कठिन था कि वो दो जवान बच्चों की माँ है। उसके पति प्रशासनिक अधिकारी थे। उनकी पदस्थापना कटनी कलेक्टर में थी। हम पड़ोसी थे। जब हम शिफ्ट हो रहे थे तब वह स्वयं ही घर आई थी और एक अच्छे पड़ोसी धर्म का बड़ी ही सदाइशता से उसने निभाया था। मैंने प्रभावित हुए बिना नहीं रह सकी। फिर तो कुछ ही दिनों में मिसेज राय से उसकी दी बनने में समय नहीं लगा मुझे। हम आत्मीय संबंधों को सदैव पचड़े देते थे। जैसे भी हमारे बच्चे विदेश बस गए थे, काम काज के सिलसिले में हम दोनों ने अपनी जड़ों को नहीं छोड़ना चाहा, तो हम इंदौर में ही बस गए। क्योंकि प्रवीर मेरे पतिदेव की पहली पोस्टिंग यहीं रही और सौभाग्य से रिटायर भी यहीं से हुए। रिटायरमेंट के बाद प्रवीर ने अपना डिज़ाइनिंग हाउस खोला। आर्किटेक्ट भला रिटायर कहाँ होते हैं। कभी अब नई पुरानी इमारतों को अपनी सोच से सजाते संवारते रहते हैं। मैं लघु उद्योग में हथकरघा संगठन से जुड़ी हुई थी। समाज सेवा के साथ साथ अपने कौशल को भी मैंने जीवित रखा था। लेखन और काउंसिल करती थी। दफ्तर छोटा सा खोल रखा था और वो कारीगर और कशीदाकारी ज़्यादा आते थे जिनको कोई समस्या नहीं थी। सब साथी हुई में एक छोटा मोटा नाम बन चुकी थी। खैर मुझको तो छोड़िए, तापसी को जानिए। तो मैं कहाँ थी? हाँ, तापसी हमारी पड़ोसी थी। अपने गंभीर आवरण में एक प्यारी सी नेह से भरी तापसी। पिछले बीते दिनों वर्षों में जाना कि उसके जीवन को भी मैंने जाना। प्रवीर को भाई दादा कहती थी और मुझे दीदी कहती थी। मैं पूछती ऐसा क्यों, तो वह कहती कि मेरे जीवन में दोनों रिश्ते की पूर्ति आप दोनों ने ही की है। ईश्वर ने दो भाई बहन दोनों ही नहीं दिए थे, जिसकी कमी आपकी दोनों ने पूरी हो गई है। कहते हुए मेरे चरण छू लेती। इतनी सरल प्रेममयी तो मैं भी नहीं थी। प्रवीर के शब्दों में वो हमेशा कहते कहते कुछ सिधाई अपनी दी को भी दे दे। तापसी मेरी तरह नहीं थी तो कुछ तुझसी ही बन जाए और हंस दिए करते थे। तापसी की आंखें क्यों बिक जाती थी ये मुझको बहुत बाद में समझ आया। एक रोज शामली तापसी की एक पुरानी सखी आई थी। उसके घर बसकर उसने मुझे बुला भेजा कि दीदी आप व्यस्त न हो तो आ जाइए, साथ ही भोजन करेंगे। वैसे भी भाई दादा का तो आज एकादशी का उपवास होगा। मैंने देखा प्रवीर कोई नक्शा देख रहे हैं। बहुत तल्लीन होकर मैं दबे पाँव निकल आई। अपने ही अहाते को पार कर तापसी के गेट पर पहुंची ही थी कि एकाएक याद आया कि अरे काजू कतली बनाई थी। तापसी को तो वो तो लेना है भूल ही गई। बड़ी कोफ्त हुई। फिर वापस आई और डब्बे से मिठाई निकालकर प्लेट में रख रही थी कि इतने में प्रवीर आगे की पूछने लगी कि अरे आप कहाँ चली? जाने बाहर में तो चिहुक पड़ी। क्या है आर्किटेक्ट साहब, बेवजह क्यों न कुछ कहते हो? वो तो अच्छा है, सारे वृत्तिगण चले जाते हैं। इस वक्त तक नहीं क्या सोचते? चलो हटो, जाने दो, मुझे तापसी ने बुला रखा है। इतने में ही टेबल पर रखा मोबाइल झंझना उठा। प्रवीर हाथ में देते हुए बोले, मेरी सौगंध, तुम इस युग उम्र में भी फंसी हो। मैं तो आज तुम्हारे इस लाल पहाड़ की सुनहरी साड़ी के पल्ले से तुमसे लिपटा रहूँगा। तुम्हारे शंखा पाला की चमक बनकर तुमको छूता रहूँगा। अच्छा जी, तो किसी बंगाली की हवेली को पुरानी से नहीं करने वाले हो, तभी इतना बंगाली प्रेम में डूबे रहे हो। कहती हुई मैं भी हंसने लगी। फ़ोन पर परली तरफ तापसी भी थी। कहने लगी कि दी कहाँ है, जल्दी आइए, पेट में चूहे थक कर बैठक जमा चुके हैं। मुझको तो भूख लग रही है। मैंने कहा हाँ आ रही हूँ। दादा भाई को बंगाली प्रेम हो गया है, अब तो 2-3 महीने की छुट्टी ही समझो। कहती हुई खिलखिलाती में तापसी की ओर निकल पड़ी। उस दिन नहीं मालूम था कि आगे जाकर ऐसा रहस्योद्घाटन होगा जो मेरे विश्वास की अवधारणा को हिला सकेगा, पर हाँ तोड़ नहीं पाएगा। तापसी कितनी सुरुचिपूर्ण है। यह उसके घर की नेम प्लेट से लेकर लॉन में रखी सुंदर लोहे की नक्काशी वाली कुर्सियाँ, या कतार में लगे फूलों के पौधे, या फर्न या क्रोटन से गिरा छोटा आर्टिफिशियल झरना, यूरोप की नक्काशीदार तराशी सुंदर सी सद्य स्नाता स्त्री का एक पुतला एक अलग सी रौनक लिए। उसकी मुस्कुराहट बलात् घर में आने वालों का ध्यान आकर्षित कर ही लेती थी। मैं हमेशा तापसी को कहती थी कि मुझको तुम्हारी याद दिलाती है। कितनी सुंदर भी और सूनी और कितनी सजीव। फिर भी कुछ समाप्त नहीं हुआ था। दोनों में साम्य बड़ा था।
सामने ही की बैठक में जापानी स्टाइल में मॉडल लगा रखे थे और उसने छोटे बड़े पंखों को यूं फैला कर रखा था दीवार पर मानो मिनिएचर हो। म्यूरल्स की झलक भी देकर उसने बैठक को अलग ही रूप दे रखा था। सीप और शंख, जी हाँ, ये उस हॉल की अलग ही शोभा बढ़ा रहे थे। घंटी बजाते में इतनी देर हो गई कि दरवाज़ा मेरे गले तक आ गया। कब से इंतज़ार कर रही हूँ, चलो भूख लगी है। फिर बगीचे में खो गई थी ना, है ना? मैंने मुस्कुरा कर देखा और प्यार से उसके गालों को थपथपाकर काजू कतली की प्लेट पकड़ा दी। फिर मीठा ले आई। शामली देखो दीदी आ गई, कहती भीतर की ओर चली गई। मैं चप्पल किनारे उतार कर मुड़ी ही थी कि एक मध्यम कद काटी की और थोड़ा बड़े शरीर वाली, एक खुलो बालों और अधरों पर गहरी लालिमा लगाए एक मध्यम आयु की महिला खड़ी थी, जिसने मेरे पैरों को छूने का उपक्रम करना चाहा। मैं तो थोड़ा पीछे हट गई और कहा, अरे खुश रहिए, मैं पैर नहीं छुआती। तो उसने बड़ी चहक के साथ कहा, प्रणाम, और कुछ ज़्यादा ही हंसते हुए अपनी आंखों को गोल घुमाकर पहले ही ज़्यादा बड़ी मुस्कान को और बड़ा करके मुझे अपना परिचय दिया। मैं शामली, तापसी भाभी की सहेली। अब मैं चौंक गई, क्योंकि भाभी और सहेली दोनों कैसे? खैर, तापसी की चुप्पी तो समझ गई थी कि मुझे इसी बला को समझने के लिए बुलाया है। घर तापसी ने, वर्षों के अनुभवी हृदय ने जान लिया कि काम मिला। शामली एक एक्स आर्मी अफसर की बेवा थी जो युद्ध में शहीद हो गए थे। वह स्वयं एक समाज सेविका के तौर पर कार्यरत थी। सतही तौर पर देखने में काफ़ी आकर्षक थी। मुझे उसकी वाणी में सम्मोहन लगा। उसकी आंखों और बातों में साम्यता नहीं दिखी। वो कुछ कहना चाहती थी और कुछ कहा और कुछ आता हो, जैसे वो मुझे शब्द जहर से लग रहे थे। भोजन करते हुए वो तापसी की तारीफों के पुल बांध रही थी। क्या खाना बनाया है भाभी, मज़ा ही आ गया। रोहित क्यों फिदा न हो, भाई इतनी गुणी जो है आप। तापसी एक क्षण से मुस्कान देकर चुप ही रही। मुझे कुछ अव्यवस्थित सा बिखरा सा लगा। खैर, भोजन हुआ। डाइनिंग टेबल समेटती तापसी पर मेरी दृष्टि गई। सोचा, पीली साड़ी में मोरपंखी रंग का प्रिंटेड ब्लाउज पहनकर एकांगी, छोटा सा पेंडेंट गले में डालकर, एक हाथ में कंगन दूजे में घड़ी, और छोटे से चेहरे पर बड़ी सी गोल लाल बिंदी, रेशमी बालों का ढीला सा जोड़ा डालकर उसने अपने आपा मंडल को और बढ़ा लिया। पता नहीं क्यों अचानक ही उन दोनों की तुलना करने लगी। कितनी अलग सी है तापसी, यथा नाम तथा गुण। शामली जंगली सी जलने वाली, कुछ और उद्दंड और ढीठ सी। तापसी पान बना लाई। उसे पता है कि भोजन के बाद मैं घर का पान खाती हूँ। उसने घर में ही पान की बेल रखा रखी है। पान खाकर हम बैठे बातें करते रहे। उस दौरान मैंने देखा कि शामली बार बार अपनी बराबरी कर रही है। तापसी से न जाने मुझे कुछ देर सा दिखा। दोनों के बीच ख्याल था, साझा प्रेम, या उसका दुख यही जानना था। शाम खोने को थी और मैंने कहा कि आप लोग बातें करो, मैं जाती हूँ। ओके शामली, नाइस टू मीट यू। जी हाँ, आइए हमारे गरीब खाने में, कहती हुई खड़ी हो गई। तापसी दरवाजे तक छोड़ने आई, जो अस्ताचल का सूर्य प्रतिबिंब और उसके गौरव को पितामणी दिखा रहा था, और उसके पहनने का रंग वर्ण का दोष ही था। आज राय दंपति मेरे बंगले पर घर में रहने आ गए हैं। कितनी प्यारी जोड़ी है, प्रवीर रॉय और नीलांजला की। कितने सहज और सरल आत्मीय हैं। पहले ही दिन एक से लगाव हो गया था। मैंने देखा दोनों घर जमा रहे हैं, तो एक पड़ोसी के नाते मैंने उसको चाय वगैरह के लिए पूछने गई। फिर भी थोड़े समय में घनिष्ठता ऐसी बढ़ी कि एक ही परिवार लगने लगे हम। मैं हमेशा से मानती थी यही हूँ कि जीवन को कुछ नया करना होता है तो अपने रिश्तों पर काम करो, और बहुत से रिश्तों को खोकर मैं यह जान ही गई थी। अब चूक की संभावना कम ही है। मेरी दुनिया, मेरे बच्चे, माता पिता और मेरा शौक बगिया यही थे। पति ज़्यादातर बाहर की पोस्टिंग होती थी। वैसे भी बड़े ओहदों की कीमत भी बड़ी हुआ करती थी। मैंने कभी भी प्रशासनिक अधिकारी की पत्नी के ओहदे को जीना पसंद नहीं किया, क्योंकि नैसर्गिक साम्यता वहाँ से नहीं हो पाती जहाँ आप हमेशा कुछ होने की कोशिश करते हैं। और हम दोनों ने उस छोटे से अंतर को पूर्णतः गरिमा के साथ निभाया। सोचते हुए मुस्कुराने लगी तापसी, और डस्टिंग करते हुए उसका हाथ रोहित की तस्वीर को उठाकर लाकर निहारने लगे। तभी आकाश की उसकी तंद्रा टूटी। मेरा गिटार फिर भुवी ने छुआ था।
कहते हुए अपने कमरे से जागा और तापसी को पिता की तस्वीर निहार से देखा। माँ, कितना सादा सा प्रेम है आप दोनों का। बस मैं तो चकित हूँ इस अभिव्यक्ति पर। तापसी ने देखा बिखरे बाल, सोलोना शाम, घनी दाढ़ी, सफ़ेद टी शर्ट, नीले जींस में आकाश कहीं बाहर जाने की तैयारी में थे। तू कहीं जा रहा है क्या? मैं, अरे बाल तो बना ले। और क्या हुआ? भूवी जो गिटार छू लिया। अरे माँ, उसके सुर हिल जाते हैं, तार ढीले कर देती है। बोलते हुए उसने मुझे कंघी थमा दी। कंघी उसके बालों में फेरते हुए कहा, अरे ये तो छोटी है। ये छोटी नहीं, मोटी है माँ। आता तो है नहीं, बजाना एवं ही सब बिगाड़ देती है। दादा, फिर मोटी बोला आपने मुझको। हेडफोन हटाते ही उसके पीछे पड़ गई और थोड़ी देर में लगा, मेरे घर में कितनी शांति है। मुझे इन दोनों की ये शैतानियाँ ध्यानस्थ कर देती थी और मेरी जीवन की तपस्या फलीभूत सी लगती थी। आकाश कब मेडिकल के आखिरी वर्ष में आ गया था और भूवी कब 12वीं में ही जान ही नहीं पाई। बस ऐसे ही चलता रहा। बड़े परिवार की बहू होकर सबकी देखभाल, फिर घर परिवार। जब बच्चे बड़े हुए तब मेरा एक शौक पेंटिंग को जानकर मेरे एक कोना सा घर में ऐसा ढूंढ लाए जहाँ मैं रंगों में घुलकर स्वयं को जान पाते थी। और कुछ ही वर्षों में 4-5 प्रदर्शनियों का सफल आयोजन कर प्रदेश में एक नाम तो बन ही गई थी। सोचती हूँ क्या यही पहचान थी मेरी। नीलांजला से मिली तो जान पाई कि स्वयं को कैसे पूर्ण करते हैं। उसके बच्चे बाहर थे, वे उनको संस्कारशील वो तो न बना सकी, भावों से मजबूत न बन पाई और एक कोना उनका खाली रहा। उन्होंने माता पिता और कर्म क्षेत्र को अपना काम चुना। दी को इस बात का रंच मात्र भी अफसोस नहीं है। वे कहते हैं कि तापसी, मैं अपने पति को बच्चों से ज़्यादा प्रेम करती हूँ, फिर भी स्वयं को मेरे मानना है कि ये हमारी कृति है। इनके लिए हमें अपने आप को नहीं भुलाना चाहिए। आज नहीं तो वे कल वापस आ ही जाएंगे, हम क्यों बदलें। उनकी यह बात कुछ हद तक सही भी लगी मुझे, और क्यों हो भी क्यों ना, क्योंकि उनका प्रेम अलौकिक है। ऐसा प्रेम जिस देख कर लगता है कि आज भी ये कहीं ना कहीं रह गया है, थोड़ा सा बचा हुआ। खैर, मुझे तो बस गुनगुनाती ही रहती हूँ, प्रेम को सुनती नहीं हूँ। क्या करूँ, मेरे साथ प्रेम है तो सही पर पास नहीं है। सोचते हुए तापसी अपनी नीली साड़ी के आंचल में कमर में खोसकर फ्री के गृह कार्य करने में लग गई। शाम को स्टूडियो जाना है, कुछ आर्टिस्ट आ रहे हैं, उनको कल महेश्वर ले जाना है। स्केचिंग लोकेशन के लिए डेमो भी हो जाएगा और कुछ स्पोर्ट्स शॉट्स भी ले लूँगी। सोचते हुए भूवी को डांस क्लास के लिए तैयार होने को बोल फ़ोन चेक करने लग गई। कोई मिस्ड कॉल तो नहीं रह गया है। शामली का कॉल पड़ा है। अचानक कुछ अजीब सा हुआ, दिल में न जाने कौन सी तरंग उठी इसके नाम को देखकर। खैर, बाद में देखती हूँ। सोचते हुए कार के हॉर्न को दोबारा बजाया तो नीलांजलि दी बालकनी में आ गई। बोली, क्या है साध्वी? अरे दी, मैं तो सिटी की ओर जा रही हूँ, कुछ लाना है तो नहीं है? तब भूवी दौड़कर कार में बैठ गई और माँ, चलिए देर हो रही है, खिड़की से सर निकाल के चिल्लाते हुए बोली, आंटी बाय, अंकल की फेवरेट आइसक्रीम जरूर ले आएंगे। और ये कहते हुए वह हंसने लगी। मैं और नीलांजलि दी के संवेद ठहाके लगाने लगी। भाई दादा की आवाज़ में शामिल होते ही अचानक उठी तरंग कहीं खो सी गई। फिर से वही तापसी हो गई जिसको भान था कि मेरा प्रेम अधूरा है और पूरा है। प्रवीर, कल तापसी को महेश्वर जाना है, क्या मैं भी चली जाऊं? कुछ मेरा भी काम है। चाय केटली में डालते हुए प्रवीर बोले, ठीक है चली जाना, पर देखो ड्राइवर को तुम ले जाना, तुम दोनों थक जाओगे। तब थामते हुए मैंने कहा, हाँ रघु को बोल दिया है तापसी ने। सोच रही हूँ लूम से कुछ साड़ियाँ और कुर्ते के पीस भी देख लूँ, कहो तो। तभी हाथ का कप रखकर मेरे पीछे खड़े होकर अपनी बाहों में घेरते हुए बोले, जाने बहार, तुम जो चाहो वो ले आओ, बस इतना ध्यान रखा कि मेरे क्रेडिट कार्ड का सदुपयोग ही हो। और अपना गाल मेरे गालों पर रगड़ते हुए ठठाकर हंस पड़े। मैंने अपना गाल सहलाते हुए चिढ़ते हुए बोली। इतने में कॉल बज उठी। इस वक्त कौन हो सकता है? सुबह के 9 बजे। राधा, देखो तो बाहर कौन है। बोलते हुए मैं प्रवीर को छोड़कर कमरे से बाहर आ ही रही थी कि राधा आ गई। उसने बताया कि तापसी दी ने आइसक्रीम भिजवाई है, मैंने फ्रीजर में रख दी है। आप कहे तो मैं बरवा मिर्च बनाई है, वहाँ उनको यहाँ दिया हूँ। मैंने कहा, अरे ठहर, मैं दे आऊँगी, कल का तय करना है, तू डब्बे में भरकर रख दे मुझे। तब तक मैं प्रवीर को छाछ देकर आती हूँ।
शिमला से लाई लकड़ी की ट्रे में क्रिस्टल का ग्लास रखते हुए मुझे गत वर्ष की छुट्टियां याद आ गई। प्रवीर ने कितनी जिद की थी, नहीं तो हम शॉपिंग करेंगे तो मॉल रोड से। तरह तरह की सजावटी वस्तुएं देश भर से इकट्ठी करने का शौक है उनको। यहाँ ट्रे विशेष वही जिद करके लाए थे। मुस्कुराते हुए छाछ भरकर उनके पास खड़ी हुई तो अपने रोमांस में खड़े खलल को शिकायती मुंह बनाकर सिगार सुलगाने की व्यर्थ कोशिश में लगे थे जनाब। सफ़ेद कुर्ते पायजामे में दुबली छठी काया, घने श्वेत केश और मेदे को मार देता गोवर्ण सुनहरी चश्मों में कांतिमय लगने लगते थे। गला खकारते हुए मैंने कहा, प्रवीर राय साहब, आपके लिए छाछ रखी है, थोड़े सा मक्की के कबाब के साथ आप भी नोश फरमाइए। ये सिगार रहने दीजिए। और हाँ, लंच में हैदराबादी डिश है जिसका समापन सीताफल की आइसक्रीम के साथ होगा। कैसा लगा आइडिया? तो कहने लगे, नीलांजला मुझे बताओ मत, मैं नहीं मानने वाला। मुंह बनाकर खिड़की के पास ही खड़े हो गए। मैंने कहा, ठीक है, जब गुस्सा उतर जाए तब खा लीजिएगा। मैं तापसी के घर जा रही हूँ, उसको कुछ देना है। और हाँ, आइसक्रीम बुवी लाई थी। मैंने देखा बुवी का नाम सुनते ही पलट कर फ़ोन उठा रहे हैं। मैं समझ गई कि उसको मैसेज कर रहे होंगे। कनखियों से मुझे देखते हुए बोले, ठीक है जाओ, मैं खा लूँगा, मगर जल्दी आना। ओके, आती हूँ, कहते हुए मैं सीधा तापसी के घर पहुँच गई। दरवाजे पर रघु मिल गया। मैं बोला, मैम थोड़ी सी देर पहले ही भीतर आई है, आप चले जाइए। मैं सीधे बेडरूम में चली गई क्योंकि रोहित तो कटनी में ही है, ये पता था, और इतवार में 10 बजे तक अपने कमरों में ही होते हैं। जैसे ही उनके कमरे में गई तो वो बेड पर बैठी फ़ोन हाथों में लिए रो रही थी। उसको ऐसा टूटते हुए पहले कभी नहीं देखा था। मैं कुछ कहती तब तक मेरी आहट से वो संभल गई। मैंने पानी दिया और उसके कंधों पर अपना हाथ रखा और पूछा, यदि सही समझो तो बता दो, क्या बात है जो यूं परेशान हो रही हो? मुंह पोंछते हुए कहने लगी, दीदी आज पापा बहुत याद आ रहे हैं। सफ़ेद साड़ी में अनारी रंग के पल्ले से मुंह पोंछती छोटी बच्ची लगने लगी थी। मैंने कहा, चलो नहीं बताना तो ठीक है, जब लगे तो कह देना। चलो बाहर कॉफ़ी बनाती हूँ। उसे लेकर बाहर आई को तो देखती है कि आकाश कॉफ़ी के केटल में कॉफ़ी डाल रहा था। मैंने बोला, अरे आकाश, तुम कब आए? क्यों, परेशान हुए ना? मैं बना लेती। वो बोलने लगी, वाह, मेरी इतनी सुंदर सखी स्वरूप माताएं अपने भाव साझा कर रही है, तो एक कॉफ़ी मेरी तरफ तो बनती है। चलिए खुश हो जाइए और कॉफ़ी पीजिए। फिर मेरी तरफ देखते हुए बोलता है, आदरणीय, कुछ तो लगेगा, बता दीजिएगा, मैं अपने कमरे में जा रहा हूँ। आकाश को देखकर कभी कभी लगता है कि काश मेरे बच्चों में भी इतनी गहरी समझ होती जीवन के रिश्तों को समझने की। खैर, आज नहीं तो कल समझेंगे। तापसी कॉफ़ी पीते हुए कुछ भी चुप रही, बार बार फ़ोन को जरूर देख रही थी, कुछ कहती नहीं थी। मैंने बातों ही बातों में महेश्वर की सारी रूपरेखा पूछ ली और कहा कि भोजन के लिए तुम परेशान न होना, मैं रख लूँगी साथ में। तो बोली, नहीं, आप कुछ मत बनाइए, अपना भोजन शामली के यहाँ है, वो वहीं रहती है ना। मैंने कहा, चलो ठीक है, फिर वहीं कल मिलते हैं, मैं चलती हूँ। प्रवीर भोजन के लिए रुके। तुम भी समय के साथ खाकर आराम अवश्य कर लेना। घर पर प्रवीर को भोजन परोसा, खुद के लिए भी नींबू पानी बनाकर बैठ गई तो कहने लगे, अरे तुम खाओगे? चश्मीली आंखों से घूरने लगे। अरे नहीं, मन नहीं है, थोड़ी देर में आराम कर लूँगी तो अच्छा लगेगा। जी नहीं, दरअसल तापसी कुछ छिपाती है प्रवीर, ऐसा लगता है मुझे को। फिर बताया तो उसने कहने लगे कि देखो नीलांजना, कुछ बातें समय पर छोड़ दो, जब तक उचित समय होगा तब आपको सारे सवालों के उत्तर मिल जाएंगे। और तापसी समझदार है, वो जानते हैं कि क्या कब कैसे बताना होगा। चलिए आप कमरे में जाइए, हम आइसक्रीम लाते हैं। कहते हुए उठ खड़े हुए। प्रवीर के साथ बात करते करते पूरा दिन बीत गया। उसके बाद शाम को ही तैयारी करने में लग गई। इधर तापसी सोच रही थी कि आज नीलांजला दी को मुझे सब बता देना था, उनसे छिपाकर मन दुखी है। खैर, सोचती हूँ कल महेश्वर को मौका लगा तो बता दूंगी। ये फ़ोन बार बार क्यों कर रहा है रोहित? इतना ही चिल्लाकर दिल नहीं भरा इसका। खुद गलती की है पर मेरी कमियों पे बातों के करता है। हर वक्त ना आना, गड़े पर पड़े रहना और बातें बनाकर चले जाना, सारे दोष मेरे माथे चढ़ देता है। मेरे प्रेम को कितने में हल्के लिया उसने, वो तो बच्चों के अभिनय के लिए है, पर क्या सच में अभिनय है? मैं प्रेम नहीं करती हूँ क्या? यही सोचते हुए सारा काम समेटकर शाम की तैयारी की ओर स्टूडियो की चली गई। रात हो गई। वापस आते आते घर पहुंचकर देखा तो दोनों बच्चे प्रवीरदार लॉन में गप्पियाँ
खा रहे थे और नीलांजला दी किचन में लगी है कुछ बनाने में। मैं समझ गई कि सामूहिक मूड ठीक करो मुहिम पर है। सब मुस्कुराते हुए मैं शामिल हो गई। सुबह 6 बजे हम महेश्वर के लिए निकल पड़े। तापसी के सारे स्टूडेंट पीछे दूसरी कार में थे जो रास्ते पर रुक रुक कर फोटोग्राफी करते रहे। हम सही समय से कुछ विलम्ब से महेश्वर पहुंचे और हमारे साथ कुछ बरसात की जड़ी भी पहुंच गई जिससे लूम की ओर रुख किया। और तापसी महेश्वर घाट पर नर्मदा से संवाद करके अपनी कूची को लेकर डट गई। ये देखा बरका रानी भी तनिक थम सी गई। हम तो अपने काम में ऐसे डूबे कि दोपहर होने को आई। तब तापसी के कॉल से मेरी तंद्रा टूटी कि गाड़ी भिजवा रही हूँ, आप शामली के घर पहुँच जाएगा। हम इन सबको विदा करके आते हैं, दोपहर हो रही है, आपको भूख लग गई होगी। ओके मैंने कहकर कॉल रखी और प्रवीर को फ़ोन लगाकर पूछा कि भोजन कर लिया। दवा लेनी थी ना, तो कुछ ही घंटे हुए हैं, घर सो गई। अब इतनी याद आने से न कि न हम फिदा हैं। आप चलिए जल्दी से काम पूरा कीजिए और रात के पहले से आ ही जाइएगा। नीलांजला बोली ठीक है, वैसे भी हम सब काम गया गया है, कारीगरों की जो डिमांड थी वो मेल कर दी है। और हाँ आपके लिए कुछ कुर्ते भी लिए, बाकी आकर करती हूँ। भोजन के लिए तापसी की सहेली के यहाँ जा रही हूँ। फ़ोन रखती हुई कहती हुई रघु को इशारा किया। सामान रखवा ले। गाड़ी आ गई और बैठ गई। रघु को पूछा तुमको घर पता है ना शामली का? जी मैम, पहले भी उनके घर जाता रहा हूँ क्योंकि साहब आते थे और खरगोन कलेक्टर थे। अब मेरे चौंकने की बारी की। रोहित शामली के यहाँ आते थे? जी मैम, मैं साहब को कई दफ़ा लेकर आया हूँ यहाँ पर। तापसी मैम को नहीं बता सका कभी। अब आश्चर्य के साथ उत्सुकता भी जाग उठी, पर वृद्ध है कि उसको क्या ही पूछूं, सोचकर चुप रही। शामली का घर सिविल एरिया में था, काफी सुसज्जित और भव्य। उसकी साज सज्जा बाहर बगीचे से ही देखकर समझ आ रही थी। पोर्च में गाड़ी रुकी तो मैंने देखा कि बाहर ही खड़ी शामली मेरा इंतजार कर रही है। आज कुछ अलग से लग रही, थोड़ी सहज और सौम्य। शायद मुझे लगा सादा सोचने की आदत है मेरी। आइए दी, सादर प्रणाम है मेरे गरीब खाने में, कहती हुई अंदर ले गई। अपनी ही रो में बोलते रही। तापसी ने भाभी को बताया कि उनको कुछ समय लगेगा आने में, तब तक आप कुछ शिकंजी वगैरह लीजिए, कुछ स्टार्टर्स भी हैं। मैंने कहा जो भी है सब ले आओ क्योंकि मेरे खाने का वक्त वैसे भी निकल चुका है। अब तो शाम हो चली है, थोड़ी देर में जी कहते हुए अंदर चली गई। तब उसके घर में एक नज़र दौड़ाई। मैंने देखा सुरुचिपूर्ण सज्जा है, एक फौजी का घर दिख रहा है। एक बड़ी सी तस्वीर में नजर रुकी थी। तभी ट्रेन में शामली पीछे से बोल पड़ी, दीदी ये मेरे पति कैप्टन प्रतीक सूरी। मैंने देखा एक प्रभावित छवि थी। तभी देखा तस्वीर बाएं तरफ दरवाजे से लगकर एक बच्चा खड़ा है। उसको देखकर शामली बोली, आओ आरव, आंटी को प्रणाम करो, ये तापसी ताई जी की दीदी है। कहकर अपने बेटे से मिलवाए। लंबा कद, सांवला सा, 12वीं में पढ़ता होगा, अपने पिता सा ही लगभग। मेरे पेट चढ़कर अपने कमरे में जाने लगा और बोलकर चला भी गया। शामली साथ ही बैठ गई और इधर उधर की बातें करने लगी। तभी तापसी आ गई। मिलजुल कर भोजन किया। खाना अच्छा बनाया था और बड़ी मनोहार से खिलाया भी। पूरे समय वहीं बोलती रही। तापसी कुछ मुस्कुराती हुई सुन रही थी, जिससे मैंने देखा कि कुछ सोचती हुई खुश दिख रही थी। तभी शामली बोली, दी आप काउंसलर है ना, तो क्या मेरी बातें सुनेंगी? नीलांजलि बोली, बिल्कुल क्यों नहीं, बिल्कुल सुनूंगी। तापसी भी शामली की ओर देखने लगी और डिजर्ट लेते हुए बोली, ये तो मुलाकात ही है, तुम्हारी इतना विश्वास दीदी पर क्यों भला? अरे नहीं दीदी, आप समझदार है, सहनशील है, कोई बात नहीं। संत है पर मैं अत्यंत अल्पबुद्धि और लगभग बुरी हूँ, पर इंसान को समझ जाती हूँ। मैं सोचने लगी, अचानक क्यों इतना स्वतंत्र विचार साझा करी। तो बोलिए, चलिए सब विस्तार से बता दी हूँ। बेडरूम में पलंग पर ऊपर कीजिए और बैठिए, मैं पान लेकर आता हूँ। तापसी भाभी की पान की बोतल तो अपने यहाँ लगा रखी है, बहुत कुछ है साझा कर लिया है। आने जाने वाले कहते हैं कि फिर से वही मायावी हंसी हंसती तो अपनी कंदरा से ग्रह में न जाने कब समा गई। तापसी को देखा तो जाने कहाँ घूमती। सोच में वैसे भी शामली के समक्ष वहाँ कम ही बोल देती। मैंने देखा और खैर इंतजार में कुछ आंखें मूंद कर और कुछ देर वही बैठी रही। बस यही सोच रही थी कि जीवन की इस भाग दौड़ में क्या ज़्यादा सोचना या कम सोचना भी मायने रखता है या नहीं। तभी शामली भोजन ले आई थी और हम खाने में व्यस्त हो गए।